لجأ الزعيم العظيم على دين मैं एक बात कहना चाहता हूं। रंजू शाह ने यह बोला है कि नायकू ने हथियार उठाया, हमें उसके रूट कॉज में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे अग्री करता हूं। पर 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने जेनोसाइड के बाद भी हथियार नहीं उठाया, उसके भी रूट कॉज में हमें जाना चाहिए। ठीक है, बस मैं यह कहना चाहता हूं। अर्नब, 5 लाख में से एक कश्मीरी टेररिस्ट का पंडित का नाम बताइए जो कि टेररिस्ट है, जिसने AK-47 उठाई, बहनों के साथ, उनकी मदर्स के साथ रेप करा। सुनो मेरी बात, आपने क्यों नहीं रोका? आपने क्यों नहीं रोका जब कश्मीर के मस्जिदों से बोला था रलिफ गलिफ चलिफ निकालो पंडितों को? तब आपने क्यों नहीं रोका? तब आपने क्यों नहीं रोका? यहाँ पे we should go into the problem, into the detail. Let me tell you, I'm 96. आप बोल रहे हो, सुनो, मत करो मुंह खोल के अपना। अशोक पंडित ने, पूछो अशोक पंडित से, अशोक जी प्रोग्राम में बैठे, पूछो अशोक पंडित ने हथियार क्यों नहीं उठाया जब आपने उनको घर से निकाला था? पूछो अशोक पंडित ने क्यों नहीं हथियार उठाया? क्यों नहीं उठाया अशोक पंडित ने? Get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch. Always been talking about Modi versus Rahul Gandhi. Who's your favorite? No, I would say definitely. I'm a huge Modi sir fan. I think the way he has connected with the common man, it's been very inspirational, and he's a leader who has just went ahead and made some new, I would say, revolutions in the country. So I feel that he's someone I really look up to. Why they ain't let me, so I switch spots. Now we're running out of fish, so fuck a pit stop. अगर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नहीं है तो लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ कर्टन रेजर है, क्योंकि बाकी जो पिक्चर है वो NRC है, वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, और उसमें ये पहल करके आप हिंदुओं को इस देश का सिटीजन बना दोगे और फिर NRC ले आओगे और मुसलमानों को बाहर ले जाओगे। ये फियर है। ठीक है, चलिए, ये फियर। तो NRC का प्रोविजन कौन लेकर आया? भाजपा लेकर आई है क्या? ना जी, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। 1985 में आसाम समझौते के अंदर NRC इस देश में लागू किया जाएगा, असम में लागू किया जाएगा, इसका वादा श्री राजीव गांधी ने किया। और मैं आपको बताता हूं, नागरिकता कानून 1955 के अंदर क्लॉज 14A ऐड किया गया, 3 दिसंबर 2004 को नोटिफाइड किया गया। किसकी सरकार थी? यूपीए की। भारत सरकार को NRC बनाने की शक्ति जो मिल रही है वो क्लॉज 14A से मिल रही है, जो 3 दिसंबर 2004 को लागू किया गया। तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। उसके बाद में इन्होंने 2009 के अंदर इसके शेड्यूल में 4A जोड़ा, जो एग्जैक्ट NRC का प्रोविजन है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि आप क्यों कर रहे हो, तो आप क्यों लेकर आए थे और लेकर आने के पीछे का तर्क क्या था? ये पूरे एक्ट को कांग्रेस के समय में बनाया गया और मैं मानता हूं कि ठीक बनाया गया है। दुनिया में कोई देश ऐसा है जिसके नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सारे मुसलमानों को यहां नागरिकता दे दो? कल जरा सोनिया गांधी स्टेटमेंट कर देखें। आज ऑपोजिशन पार्टीज प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने कहा है, मेरा सभी विरोध करने वालों को एक चैलेंज है कि आप देश की जनता के सामने कहिए कि सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम भाई यहां आना चाहते, सबको भारत ने स्वीकार कर लेना चाहिए। कहे जरा कल। और अगर नहीं कह सकते तो इसका विरोध न करें। हम क्या कर रहे हैं? NRC क्या है? अंततोगत NRC है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती।
for the shit. Take a flight to Cali for the. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस फर्जी वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो फर्जी वीडियो शायद 11 तारीख का वीडियो है और वो एक डॉक्टर्ड वीडियो है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं। खुद टीवी चैनल्स ने वहां पे रिकॉर्डिंग की, खुद वहां पर जेएनयू के रजिस्ट्रार का स्टेटमेंट आया है कि यूनिवर्सिटी ने भी वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी इस पूरे इवेंट की। और अब जबकि बात इस स्टेज तक आ गई है कि हमारे कन्हैया कुमार जी अभी कह रहे थे कि मुझे कोर्ट से बेल मिली है, शायद उन्होंने ये बेल ऑर्डर ठीक से नहीं पढ़ा। पहली बात तो आपको बेल नहीं, इंटरिम बेल मिली है, दैट टू फॉर ओनली 6 मंथ्स। और अगर ये आप ऑर्डर पढ़ लेते थोड़ा सा तो मुझे लगता है आपको शर्म आती बहुत ज्यादा अपने आप पर कि आपको जज साहिबा कह रही है कि इन्फेक्शन की तरह ये डिजीज फैल रही है। और ये डिजीज क्या है? ये डिजीज है आप जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में अपेरेंटली पढ़ने आते हैं, लेकिन चंद प्रोफेसर्स की वजह से, जैसे उमर ने अपने भाषण में कहा, कॉमरेड्स इन द फैकल्टी, वो जो कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जेएनयू में, और मैं बता रहा हूं उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर जेएनयू के टीचर्स पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक कुछ कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जिनका काम सिर्फ नक्सली, माओवादी, देश तोड़ने वाले, देशद्रोही, सेपरेटिस्टों को पैदा करना है। और आप जैसे लोग भी उनकी उपज हैं जो कि बातें कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और करते हैं। दूसरा, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जेएनयू के द्वारा बनाई गई, जिस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट, इस बात पे उनको प्रॉब्लम है। उनको यह पता नहीं कि साबरमती ढाबे पे ज्वाइन कर लिया था या प्रोसेशन में ज्वाइन किया, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। एंड ये सारे जो नारे हैं ये बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा भी लगाए गए। ये इंक्वायरी कमेटी का कहना है, ये एबीपी का कहना नहीं है। तो इसलिए आप देश को बरगलाना और झूठ बोलना बंद कीजिए। आप कौन सी भुखमरी और गरीबी की बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए, जहां पर वाम मोर्चा की सरकार ने 35 साल तक राज किया, वहां पर देखिए कि गरीबों की क्या स्थिति आज। आपको गरीबी, सामंतवाद और ये सारे शब्द अब याद आ रहे हैं कि जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है, क्योंकि आपको आज 2G, 3G, जीजाजी, कोलगेट जैसे घोटाले नहीं मिल रहे हैं। आज आपको विरोध करने के लिए और बातें नहीं मिल रही हैं, तो आप शब्दावली खोज के लाइए, इंटॉलरेंट। अरे ये देश तो कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश तो एक्सेप्टेंस के सिद्धांत पर बना है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर की उस भाषण में शिकागो में कहा था, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। यानी कि ये तो भारत की संस्कृति है कि हम मानते हैं कि अलग अलग मार्गों से होते हुए भी एक ही भगवान तक, यानी कि एक ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आप किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि भारत में तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आप जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा ने यूएसएसआर में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी थी, उस विचारधारा ने चाइना में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है। देखिए तिब्बत के लिए किस तरह से मॉन्क्स मर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि नक्सलवादी हमारे देश में बंदूक के दम पर लिबरेटेड जोन बना रहे हैं, नक्सलवादी हमारे देश के साथ लड़ रहे हैं। और माइंड कीजिए, वो बीजेपी या एबीपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो आरएसएस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के साथ लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा चलने वाले इस देश के साथ वो लड़ रहे हैं। और जब आप नारा लगा रहे थे, और जब ये लोग वहां पर बाकी जो अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जेएनयू में जब वो नारा लगा रहे थे, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, आप कहते हैं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। और जिम्मेदारी आपने उस समय खूब निभाई कि वहां पर आप बाद में खड़े होकर आपने भाषण दिया तो एक शब्द में कंडेम भी नहीं किया कि इस प्रकार की नारेबाजी वहां पर हुई थी, वो नारेबाजी गलत है। इसलिए आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तक बात रही पटियाला हाउस कोर्ट में जिन लोगों ने वायलेंस करी, उन लोगों को शायद थोड़ा सा राष्ट्रवाद सिखाने की आवश्यकता है। उन लोगों को इस देश के संस्कार शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिले, क्योंकि ये देश सच में कम्युनिस्टों के कंगारू कोर्ट की तरह नहीं चलेगा। ये देश डेमोक्रेसी के आधार पर चलने वाला देश है। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वी आर प्राउड ऑफ आवर जुडिशरी। हमें विश्वास है, और आज भी इसलिए मुझे विश्वास है कि जब ये जजमेंट आएगा जिसमें कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, तो निश्चित रूप से